नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बेमौसम की मार और किसान परेशान, दरअसल अन्नदाता परेशान है और ये बेमौसम की मार मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। दरअसल हम मालवा की बात करें, नर्मदा बेल्ट की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें और रायपुर से लेकर बस्तर तक की बारिश खूब हो गई है और ओले भी गिरे हैं। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह कि जो सरकार ने धान की खरीदी की थी मध्य प्रदेश और एक तरह से छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ भी खरीदा हुआ धान बारिश में भीग गया। फसल जो ओले गिरे उससे फसल बर्बाद हुई। सरकार का मानना है कि जब बारिश होती है तब नुकसान भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन जब ओले गिरते हैं तो 25% से 50%, लगभग सरकार का मानना है कि 50% फसल नष्ट हो जाती है किसान की, क्योंकि ओले पड़ने के साथ पौधा टूट जाता है, फल टूट जाते हैं और उसके बाद पौधा मर जाता है। ये एक तरह से किसान के लिए बुरी खबर है, आम लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि किसान परेशान तो देश परेशान। बेमौसम की मार और किसानों की चिंता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, खासतौर से नर्मदा क्षेत्र में। तो ये कुल मिलाकर हम बता दें कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मौसम ने रुख बदला है 2 दिनों से और आने वाले 2 दिन तक मौसम की जो स्थिति है वो गड़बड़ रहने वाली है। देवरी सागर में, बड़ौद आगर मालवा, इसके बाद आप देखें कि मध्य प्रदेश के सतना में, पन्ना में, यहाँ जो स्थिति है, नरसिंहपुर की हम बात करें, कटनी की बात करें, बारिश और ओले से किसान परेशान हो गया है। फसल काफ़ी हद तक बर्बाद हुई है और 50%, शुरुआत में अनुमान है कि 50% फसल बर्बाद हुई है। सागर के देवरी में, आगर मालवा के बड़ौद में, शाहनगर पन्ना में, सतना, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, ये सब जो चीज़ें हैं, मंदसौर, मालवा क्षेत्र में भी, जबलपुर में भी बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं और इससे अन्नदाता की जान पर बनाई है। कह सकते हैं कि फसल परेशान तो अन्नदाता के प्राण ही नहीं निकलते, बाकी सब हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जो चिंता में डालने वाला है, किसान के लिए भी, आम जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश से लेकर हमने बातचीत करने के लिए अपने साथ जोड़ा है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के किसानों को भी जोड़ा है। स्टूडियो में हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। टेलीफोन लाइन पर, स्काइप पर रहेंगे किसान नेता, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही, और बस्तर से त्रिपाठी जी, और सागर से हमारे साथ रहेंगे संदीप ठाकुर जी। सबसे पहले शुरुआत में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सिरोही जी आपसे करना चाहता हूं। किसान पर हर साल कभी सूखे की मार पड़ती, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि। इस बार सरकार भी सतर्क है और किसानों के लिए जो आपके पास खबरें आ रही हैं हमसे जरूर शेयर करें कि मालवा में तो ये मावटा कह सकते हैं कि गिरा और उसमें नुकसान कम है, क्योंकि जहां ओले गिरे हैं वो नर्मदा बेल्ट की बात करें, सतना, जबलपुर के इलाका काफ़ी, इसमें बुंदेलखंड की बात भी करें, आपकी क्या रिपोर्ट कहती है? जी बिल्कुल, देखिए हम सब जानते हैं कि जो खेती है वो एक तरीके का जुआ है। तो खेती को सबसे बड़ा प्रकृति का जुआ कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया है कि हमें पता नहीं रहता कि कल क्या होने वाला है। जी, बहुत अच्छी फसल खड़ी होती है, कभी भी प्राकृतिक आपदा इस तरह की आती है कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी जो वर्तमान में हम लोग को जो देख रहे हैं, ये जो मावठा आया है ये कई जगह फायदेमंद है और कई जगह नुकसान देने वाला दिख रहा है। मावठे में जहाँ बारिश हुई है और फसल छोटी है, जैसे अभी फ्लोरिंग स्टेज पे नहीं है, जहाँ फूल पर नहीं है, वहां पर तो ये फायदेमंद हो सकता है। उस फायदे से किसानों का श्रम बचेगा, बिजली बचेगी, मेहनत बचेगी, काफी कुछ फायदा दिख सकता है। पर दूसरी तरफ जहाँ ओले गिर गए, जहाँ पत्थर गिरे हैं, कार जिसको हम लोग बोलते हैं वो गिरी है, उससे बहुत बड़ा नुकसान की संभावना हम लोगों को लग रही है। जैसे आपने अभी आपकी रिपोर्ट में दिखाया वो बिल्कुल सही है और जमीनी रिपोर्ट है, इन जगहों पर नुकसान हुआ है। अब ये जो ओले गिरे हैं, यहाँ पर ये जो चने की फसल है, सरसों की फसल है, उसके लिए कहीं जगह ये हानिकारक होगा, क्योंकि अचानक जब टेम्परेचर डाउन होता है तो जो
इंसेक्ट है, पेस्ट है, उनका अटैक जो है वो बढ़ जाता है। और जी। अटैक जब बढ़ता है तो सीधे तौर पर आप देखिए कि वो फसल की प्रोडक्टिविटी पर ही असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर जहां पर ओले गिरे वहां पर किसानों को नुकसान है, जहां पर बूंदाबांदी हुई है उसको अच्छा देखा जा रहा है। बिल्कुल मावटा, लेकिन मैं बता दूं कि जो हमारे पास सरकार की जो एक तरह से राजस्व की जो राजस्व संहिता के अनुसार जो सरकार ने तय कर रखा है पहले से ही कि अगर 2 हेक्टेयर तक के किसान है, जिसको छोटा किसान मानते हैं, मझोला मानते हैं, अगर उसको नुकसान होगा तो सरकार प्रति हेक्टेयर 30,000 का मुआवजा देती है। अगर 2 हेक्टेयर से ऊपर का किसान है तो सरकार उसे 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देती है। लेकिन आपको बता दें कि तुअर पर 30,000 का मुआवजा मिलता है, भले ही वो किसान 2 हेक्टेयर से ऊपर का हो या 2 हेक्टेयर से कम का हो। ये मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं बस्तर से किसान राजाराम त्रिपाठी और सागर से संदीप ठाकुर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, दरअसल मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में बारिश खूब हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की क्या रिपोर्ट है, आपके यहाँ कितनी बारिश है? क्योंकि धान को काफी नुकसान हुआ है, जो सरकार ने खरीदी थी वो धान भी पानी में भीग गई है और जो किसानों के पास है वो तो बेतरतीब गीली हुई गई है। आपकी क्या उसमें जानकारी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तकरीबन 32 लाख टन धान खुले में पड़ा हुआ है जी। और मंगलवार में भी काफी बारिश हुई है और धान भीगकर खराब होने की आशंका है। और अगर भीग जाता है तो फिर क्या है, मिल जो होते हैं मिलने के लिए इसे उठाते नहीं है, ये बड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, साग सब्जी के जो कुछ किसान हैं उनकी फसलें भी प्रभावित हुई है। तो किसान के लिए तो दिक्कत है ही इस समय। केवल मेरे ख्याल से 10% किसान ऐसे होंगे जिनकी कुछ फसलों के लिए ये कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन 90% किसान जो है जो रबी की फसल के दरमियान है वो उन्हें दिक्कत है। और सरकार कुछ मदद की बात की है, लेकिन अभी पूरा विवरण हमें नहीं मिल पाया है। जो हमें त्रिपाठी जी जानकारी है वो ये कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात के निर्देश दे दिए कि वो आकलन करें नुकसानी का, और नुकसानी का आकलन के उन्होंने तुरंत निर्देश दिए हैं। इसका मतलब कि 1-2 दिन में जो शासकीय अमला वो सक्रिय हो जाएगा और खेतों तक पहुंचेगा, पटवारी पहुंचेंगे, गिरदावल पहुंचेंगे, तहसीलदार पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि उस वक्त किसानों को सजग रहने की जरूरत है कि वो जब नुकसानी वो लिखते हैं रजिस्टर में पटवारी, उस समय किसान मौजूद होगा तो वो कम ज्यादा की स्थिति नहीं बनेगी। जो उचित नुकसान हुआ है उसी को उस पर दर्ज कराएं। किसानों की इसके बाद भूमिका शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके बाद फिर शिकायतें बहुत होती है कि नुकसान ज्यादा हुआ लेकिन सरकार ने उसको कम लिखा और मुआवजा किसानों को कम मिला। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़े किसानों को सक्रिय होने की जरूरत है। जी त्रिपाठी जी। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि पिछले बार भी जब दिक्कतें आई थी, फसलें बर्बाद हुई थी, तो आनावारी के आकलन में बहुत शिकायतें आई थी, बहुत किसान परेशान हुए थे। मुझे उम्मीद है सरकार भी इससे सीखेगी और किसान भी सही जानकारी इस बार ले आएंगे और सभी प्रभावित किसानों को मदद मिल पाएगी। एक बात त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में तो धान खरीदी के मामले में किसान सरकार से काफी संतुष्ट हैं, खुश हैं। पुरानी जो जानकारी है, कितना रुपए प्रति कुंटल सरकार धान खरीदती है और इसमें अगर नुकसान हुआ तो किसानों को, जैसा आपने कहा कि 32 लाख टन का आप बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, ये फिगर मैं सही बता रहा हूँ, गलत तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही। 32 लाख टन समय किसानों को कितना नुकसान इसमें होगा? देखिए, किसानों का जो धान खरीदी हो चुका है उसमें तो किसानों का नुकसान नहीं है, लेकिन ये प्रदेश का नुकसान है, मानव श्रम का नुकसान है। पहली बात तो यूं समझे। और जो बोनस सरकार ने दिया है, मान लीजिए जो बोनस के रूप में अलग से जो देते हैं, तो वो तो इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन धान अगर नष्ट होता है तो ये राष्ट्रीय हानि है, इसे इस तरीके से समझे। और किसानों का जो धान खलिहान में कुछ बचा है और वो जो खराब हुआ है वो किसानों का व्यक्तिगत नुकसान है। कुछ धान किसान आराम से मिड़ाई करते हैं, कुछ धान की किस्में हैं जो अभी भी मिड़ाई नहीं हुई है, जो लेट वैरायटी है। हाँ, जो खुद के खाने के लिए भी कुछ रखते हैं, जो उसकी मिड़ाई आखिरी में करता है किसान, कि पहले बाजार का काम कर ले और अपने लिए तो बाद में मिड़ाई करके रख लेगा। वो सारे धान जो है वो खतरे में आ गए।
बिल्कुल, इसका मतलब कि किसान का सीधे नुकसान नहीं है इसमें। जो फसल सरकार ने खरीद ली है उसमें नुकसान तो है, लेकिन सीधे तौर पर किसान को क्षति कम है, उसमें सरकार को क्षति होगी। लेकिन आपने और हम सब इस बात को मानते हैं कि ये राष्ट्रीय क्षति है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो नुकसान किसान का और सरकार का, वो नुकसान तो देश का होता है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ संदीप ठाकुर जी भी है। संदीप ठाकुर जी, आपका स्वागत है। बुंदेलखंड में सागर के आसपास क्या स्थिति है बारिश की और नुकसान की? सर, बुंदेलखंड के आसपास सागर जिले में जयश्रीनगर तहसील और एक दो तहसीलों में हल्की बारिश हुई है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे अभी चना, मसूर, त्योरा में फूल का समय चल रहा है, तो कोहरा से नुकसान भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन लाभप्रद अमृत वर्षा हुई है यहाँ पे। तो इसमें कह सकते हैं कि आपके यहाँ का किसान खुश है, क्योंकि अमृत वर्षा है, ये मावठा जिसको कहते हैं। ये मावठे की बारिश जो होती है, सिंचाई अगर जहाँ नहीं है, जहाँ सूखी फसल होती है, वहाँ अमृत है। और जो फूल पर मेरे ख्याल से फसल है उसको नुकसान होगा, फूल उसका झड़ जाएगा। जी, कोहरा जो लगेगा, बारिश के बाद कोहरा आ जाता है, तो कोहरे से फूल पर नुकसान होगा, लेकिन फिर भी नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है इस बारिश से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटता हूँ आपके पास। राहुल जी, आपने सुना, किसान सजग हो रहे हैं लगातार। जैसा राजाराम त्रिपाठी बता रहे थे कि बहुत 32 लाख टन के आसपास सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान को खरीद लिया है, लेकिन खरीदने के बाद जो खुले में धान सरकार ने खरीद कर रखी है उसमें नुकसान ही होगी। लेकिन वो किसान का नुकसान सीधे नहीं है, देश का नुकसान है। और नुकसान के रूप में हम अगर इसको देखें तो ये बड़ी क्षति होगी अगर इसमें सरकार ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है, आकलन की बात है, मुझे लगता है कि आनावादी के आकलन में अगर किसान सजग होगा तो उसको मुआवजे के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ी की शिकायत कम होगी। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, वो सरकारी तंत्र है कि किसानों को कितना मुआवजा मिलता है, कितनी क्षति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सीजन चला जाना, मतलब इस छोटी सी बारिश और ओला गिर जाने की वजह से कुछ क्षेत्रों में यदि किसान परेशान हुए तो किसानों की परेशानी अपनी जगह है। लेकिन इससे आप देखिए कि एक सीजन पूरा का पूरा टल गया। जो एक राष्ट्रीय रूप में आना चाहिए था, जो अनाज इकट्ठा होता है, मतलब उस एकत्रित करने के लिए अब साल भर इंतजार करना पड़ेगा। एक मुआवजे की यदि छोटी राशि मिलती है तो पर्टिकुलर वो किसान जिसने उपजाया है, जो फसल जिसकी है, जिसको नुकसान हुआ, उसको फायदा होगा। लेकिन यदि आप अंदाजा लगाइए कि यदि मान लीजिए कि उसने 100 बोरे यदि चावल आया है तो वो कुछ नहीं होता, तो हिंदुस्तान में बाकी लोगों के पास जाता तो वो 100 तो माइनस हो गया ना। अब उसके लिए साल भर इंतजार करना पड़ेगा गोडाउन के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो ये चीजें तो राष्ट्रीय क्षति के रूप में यदि पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बारिश हो जाए। एक चीज निकल के आती है राहुल जी कि अगर वेयर हाउस बन जाए, गोदाम बड़ी संख्या में हो, तो फिर सरकार को भी रखने में दिक्कत नहीं जाएगी। अभी तो सरकार ने खरीदी शुरू की थी, और ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर खरीदी होने के बाद किसान के पाले से निकलकर धान सरकार के खाते में चली गई, तो किसान तो बच गया, लेकिन किसान का जो उत्पादन है उसको नुकसान पहुंचा है। अगर इसमें गोदाम होते तो मेरे ख्याल से इसमें नुकसान जो अभी हो रहा है वो काफी कम हो जाता। इस बात का बिल्कुल मैं समर्थन करूंगा कि मध्य प्रदेश में भी हम कई वर्षों से इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हर जगह ये मुद्दा उठाया जाता है कि यहाँ वेयर हाउस की कमी है। जितना उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ है उसकी तुलना में वेयर हाउस सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट स्तर पर भी खड़े किए गए, लेकिन उतनी उपज को मध्य प्रदेश में कहीं भी रखने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बम्पर उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में, हर चीज का, गेहूं का भी देखिए, चने का भी देखिए, हर साल रिकॉर्ड टूटता है, ठस भरे हुए हैं। आप कहीं भी देखिए, मतलब मेरा भोपाल की ही मंडी में मैंने देखा है कि ओपन में पड़ा रहता है और बरसात में उसके ऊपर तालपत्री वगैरह डाल दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि उसमें बच जाता होगा। बिल्कुल, लेकिन भयंकर नुकसान होता है। बिल्कुल, वेयर हाउस की जरूरत है। जी केदार जी, छत्तीसगढ़ में तो हालात इसलिए भी थोड़े से नियंत्रण में है क्योंकि किसान ने अपनी धान को बड़े पैमाने पर सरकार के हवाले कर दिया था, सरकार ने खरीदी करी थी। अब सरकारी तंत्र की लापरवाही से वो नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान सरकार का है, वो जरूर सरकार के खाते में, लेकिन आखिर है तो वो जनता के नुकसान, क्योंकि सरकारी भरपाई किससे करेगी? जनता से करेगी। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही, कर्मचारियों की लापरवाही और गोदाम की कमी, जिसके चलते किसान की फसल जो बम्पर पैदावार होती है वो खुले में पड़ी रहती है, और उसके बाद वो चाहे वो बेमौसम बारिश हो, मावठा हो, इसमें बर्बाद होती है। इसमें आपकी क्या राय? देखिए, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट रहा है शुरू से कि किसान है वो अपना कर्म करता है, मेहनत करता है, रात दिन कुछ भी नहीं देखता, और उसके बाद में वो अच्छा उत्पादन देता है। अब फेल्यूर यहाँ पर सरकार का है। जब लाखों करोड़ का आप खरीदी करते हो, पिछले बार शायद देश में पूरा 3.5 लाख करोड़ करीब का खरीदी हुआ,
तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात आ रही है, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट की जरूरत नहीं है, लैंड लेने की जरूरत नहीं है, सरकारी जमीनें बहुत है। पीपीपी मॉडल में या मंडियों के माध्यम से अभी तक हर राज्यों में गोडाउन बन जाने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो फेल्यूर है वो सिस्टम का फेल्यूर है, सरकार का फेल्यूर है, अधिकारी नहीं, लेकिन अधिकारियों का मध्य प्रदेश बचा हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो धान सरकार जो खरीदती है वो सड़क पर नहीं है। क्रांति नाम की जो धान होती है इसका पोहा बनता है, और जो एक तरह से महिला बाल विकास को जाती है जहां बच्चों को वो बांटी जाती है, उसका पोहा बनता है। तो वो दिक्कत मध्य प्रदेश में नहीं है अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार खरीदी करती है, बम्पर खरीदी होती है गेहूं की। गेहूं के लिए मध्य प्रदेश में गोदाम की कमी है, बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र में गोदाम बने हैं, किसान भी गोदाम बनवा रहा है, लेकिन फिर भी जितनी पैदावार होती है गेहूं की मध्य प्रदेश में, उतना रखने का इंतजाम नहीं है। जी देखिए, रखने का इंतजाम क्या है कि इनपुट और आउटपुट फ्लो जो है उसको मेंटेन अभी तक सरकार नहीं कर पा रही। खरीदी हो रही है, बफर स्टॉक बढ़ता जा रहा। आज राजा राम साहब भी मेरे साथ है। 9 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा हमारे देश का बफर स्टॉक हो चुका है, जो कि जितना रखना चाहिए उससे 2.5 गुना ज्यादा करीब। तो ऐसे में स्टोरेज का क्राइसिस है। अब ऐसे चीज पर जो प्रबंधन करने की जरूरत है, जहां सरकार एक तरफ पीपीपी मॉडल पे जा रही, वहां पर मुझे जो लगता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जगह पब्लिक फार्मर पार्टनरशिप पे आना चाहिए। पब्लिक फार्मर पार्टनरशिप अगर करते हैं तो गांव में, आप देखिए, आप भी खुद भी किसान हैं, आपको मालूम है, हमारे गांव में बहुत से किसान हैं जो 5-5, 4-4 हजार बोरों का स्टॉक अपने घरों में कर सकते हैं या वो गोडाउन बना सकते हैं। तो अगर पब्लिक फार्मर पार्टनरशिप अगर स्टार्ट होती है तो ये इस समस्या से भी समाधान होगा। रूरल जो ग्रामीण भारत है उसमें रोजगार मिलेंगे, किसानों को एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनेगा, जो कि आज कारपोरेट को जा रहा। पर इस तरफ सरकारें क्यों नहीं सोच पा रही है, बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ राजाराम जी, छत्तीसगढ़ में धान का जबरदस्त, धान का कटोरा कहते हैं वैसे भी छत्तीसगढ़ को, वहां क्या वजह है कि गोदाम की पूर्ति नहीं हो पा रही है, कमी है, और उसके लिए किसान और सरकार मिलकर क्या कर रहे हैं? देखिए, कुछ बातें तो मेरे भाई केदार शिवरी ने बताया कि आपको, मैं फिर भी इसमें स्पष्ट करूंगा कि जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग है वो केंद्र शासन के हाथ में है, और कृषि जो है राज्य का विषय रहा है। इन दोनों में भी तालमेल होना चाहिए कि उत्पादन कितना है, कितना रखा जाएगा, कितना नागरिक आपूर्ति में जाएगा, कितना स्टोर होगा, ये बेहतर तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 1, वैसे आज के देश की अगर हम बात करें तो लगभग 52 लाख टन खरीदी हो चुकी है। 52 लाख में 18 लाख टन के आसपास से धान उठा लिया गया है मिलर के द्वारा, और सरकार बार बार मिलर को कह रही है धान आप उठाएं, जल्द से जल्द उठाएं। कई मिलर के खिलाफ तो धान न उठाने के कारण कार्रवाई भी हुई है, और लगभग 66%, यानी लगभग मैंने अभी बताया 32 लाख टन धान जो है अभी भी बाहर है। और ये हर साल होता है कि जब बारिश, इसी साल का रोना नहीं है, ये अमूमन हर साल होता है कि धान खरीदा जाता है, फिर उसे ठीक से रख नहीं पाते, और कभी ये होता है कि जो बारदाना की कमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पे नहीं देती है, दोनों में तालमेल नहीं रहता। और मेरा मानना यह है कि इसमें ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पर वेयर हाउसिंग होना चाहिए। सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग के बजाय डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, और छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसिंग के बजाय मध्यम आकार के, मझोले आकार के बने। और ये कोई बड़ा कठिन नहीं है, आज के जमाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये किया जा सकता है, यह गलत है। अगर एक दाना भी बर्बाद होता है तो बड़ी मुश्किल से किसान खून पसीना सींच के पैदा करता है। किसी भी कारण से अगर नष्ट होता है तो हमारी अकर्मण्यता है, ये अक्षम्य होना चाहिए। बिल्कुल राजाराम जी, जो स्थिति धान के मामले में छत्तीसगढ़ की है, वहां बंपर पैदावार होती है धान की, वही स्थिति मध्य प्रदेश में गेहूं को लेकर है। यहाँ गेहूं बहुत पैदा होता है मध्य प्रदेश में, और जो स्थिति संकट जिस पर हम बात कर रहे हैं धान के मामले में छत्तीसगढ़ की, यही हालत मध्य प्रदेश में गेहूं को लेकर होती है, क्योंकि यहाँ गोदाम की कमी है, जबकि बड़े स्तर पर लोग गोदाम बना रहे हैं, किसान भी बना रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी बन रहा है। इसके बावजूद गेहूं को रखने की जगह नहीं मिलती, और कई बार बारिश में लाखों टन गेहूं भीग जाता है, बर्बाद होता है। ये स्थितियां मध्य प्रदेश में तब आती है जब मई के महीने में, अप्रैल मई के बाद जब गेहूं खेत से निकलकर तुलाई के लिए जाता है, और उसके बाद सरकारी जो तंत्र है उसको धुलाई में लापरवाही करता है। जो स्थिति आज दिसंबर में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर,
हो सकता है कि मई जून के महीने में हम मध्य प्रदेश में इसी तरह की दिक्कत पर बात करें, लेकिन वो बात होगी गेहूं को लेकर। मैं पहुंचूंगा संदीप जी, जो मध्य प्रदेश में गेहूं का मामला है, जिस तरह से धान छत्तीसगढ़ की फसल है, मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार को लेकर आपके क्षेत्र में कितने गोदाम बन रहे हैं और क्या हर साल की तरह इस बार भी गोदाम की कमी महसूस की जाएगी? जी, यहाँ पे बिल्कुल शून्य है गोदाम का कार्यक्रम। 3 मंत्री होते हुए भी बहुत ही विडंबना की बात है कि इस वर्ष धान का भी रकबा यहाँ पे बढ़ा है और धान खरीदी केंद्र जैसे तैसे जैसी नगर में हम लोगों ने और बिलेरा में खुलवाए, लेकिन वहाँ पे बारदाने की कमी है जी। तो ये तो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र इस मामले में बिल्कुल फेल है। बहुत ही बड़ी मुश्किल से यहाँ पे धान खरीदी केंद्र खुलवाए गए और उनमें बारदाना नहीं है। अभी एक कृषक के यहाँ से आज ही लौट रहा हूँ, वो अपने पूरे हाल में धान सुखो रहा है और रखे हुए है, ये कैसे बेचे ऐसे? बिल्कुल, यानी अभी स्थिति धान को लेकर ही जब हालात खराब हैं स्टॉक करने के या गोदाम में रखने के, गेहूं के समय तो स्थिति और मेरे ख्याल से चिंताजनक हो सकती है। यदि मई जून में बारिश के पहले सरकार ने उसकी ढुलाई नहीं कराई गेहूं की, तो दिक्कत आ सकती है। जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में है गेहूं के मौके पर, यही हालात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल जी, जो सुना आपने कि छत्तीसगढ़ में 52 लाख टन खरीदी हो चुकी है, 32 लाख टन धान जो है, 52 लाख टन के बाद 32 लाख टन धान अभी गोदाम में नहीं पहुंचा है और उसी को लेकर चिंता राजाराम त्रिपाठी और हम सब कर रहे हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में गेहूं को लेकर होने वाली है, मई के महीने में होगी, क्योंकि जून में एक तरह से बारिश का मौसम आ जाता है और कई बार प्री मानसून जो शावर होते हैं, जो बौछारें पड़ती है, उसमें सरकार के द्वारा खरीदा हुआ गेहूं वो बारिश में भीगता है, बर्बाद होता है। अभी से सरकार को जागने की जरूरत है, मुझे लगता है। आपकी राय? थोड़े से इस मुद्दे में थोड़ा सा हम गेहूं की और धान की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ आप चर्चा इस चीज की भी हमें करना चाहिए कि वो जो किसान जो आज सब्जियां उगा रहा है, सीजनेबल सब्जियां आती हैं, इनकी भी फसलें तो बर्बाद होती हैं। मैं आपको बता दूं, आपने ठीक प्रश्न उठाया। ओलावृष्टि के मामले में केदार शंकर जी इस बात से सहमत होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से गेहूं पर वो मुआवजा देती है 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से बड़े किसान को 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलता है और 2 हेक्टेयर तक के किसान को 30,000 मिलता है, यानी बड़े किसान को 3,000 रुपये की कमी होती है। लेकिन जहां सब्जी की बात आप कर रहे हैं, सब्जी के किसानों जो सब्जी पैदा करते हैं, फल सब्जी पैदा करते हैं, वहां भी किसानों को सरकार प्रति 2 हेक्टेयर 30,000 रुपये तक का मुआवजा देती है। ये मध्य प्रदेश में फिर तो एक लंबी फहरिस्त है कि मुर्गा मर गया उसका भी देते हैं, बकरी मरने का देते हैं, अगर कच्चा मकान है वो नुकसान हुआ तो उस पर भी है, बिल्कुल। तो वो एक लंबी फहरिस्त है उसमें। लेकिन सब्जी की जहां तक आपने बात की है, तो मध्य प्रदेश में सब्जी उगाने वाले किसान को भी सरकार प्रति 2 हेक्टेयर, अगर वो अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो उसमें वो बेमौसम बारिश में वो 2 हेक्टेयर पर 30,000 रुपए का मुआवजा देती है। ये सब्जी तो कच्चा माल है ना, बिल्कुल, धान और गेहूं तो आप इकट्ठा कर सकते हो। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ केदार जी, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं हमारे पास, आपकी इसमें राय हो जाए तो फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें। देखिए, इसमें काफी बड़ा सुधार करने की जरूरत है। राजस्व जो है उसके अंदर RBC 6.4 के तहत ये प्रावधान रखा गया, पर प्रॉब्लम यह है कि जो राजा राम साहब चिंता कर रहे थे, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, कि प्रशासनिक अमला जो है वो इतना फास्ट नहीं काम कर पा रहा है। फसल आज टूट गई है, 3 दिन में खत्म हो गई। लेकिन केदार जी, मध्य प्रदेश में किसानों के नुकसान पर सरकार तेजी से कार्रवाई करती है और प्रशासनिक अधिकारी भी पहले की तुलना में तेज हो गए हैं। जैसा कल बारिश हुई है, आज बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने आदेश दे दिए कि आप आनावारी का वो मूल्यांकन करें। मुझे लगता है कि ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। यहां भी शिवराज सिंह के बाद स्थिति बदली है, मुआवजे की राशि बढ़ी और सरकारी तंत्र भी पहले से ज्यादा गतिमान हुआ, फास्ट हुआ है। जी, ये कह सकते हैं हम लोग, परंतु जमीनी हकीकत अगर हम देखते हैं सब्जी और बाकी उसमें, तो आप पिछले 2 साल से किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्य करते हुए जो किसान की मृत्यु हो जाती है, उनको पिछले 2 साल से कोई मुआवजा नहीं मिला। फसल बीमा पिछले 1.5-2 साल से किसानों को नहीं मिला, उसके बीच में 4 बार प्रीमियम कट गया। तो कागज पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस पर तो जो किसान, पर जमीनी लेकिन केदार जी समय कम है, लेकिन इस पर तो किसान संघ जो है अगर वो काम करेंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट जल्दी आएंगे। समय कमी है, मैं एक 2 वाक्यों में राजाराम त्रिपाठी आपसे भी रिएक्शन ले लूं, आपकी इस पर अंतिम प्रतिक्रिया त्रिपाठी जी। देखिए,
बहुत बहुत कम, 2-3 वाक्यों में प्लीज जी। मेरा मानना है कि सरकारी अमले को ट्रेनिंग की आवश्यकता है पर्याप्त, और उनको लक्ष्य के आधार पे काम करना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ उन्हें सीखना बाकी है। कार्यक्षमता में अब बहुत ढीला ढाला सिस्टम है। अभी जी ट्रेनिंग की जरूरत है और अमले को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि किसानों के लिए काम करने वाले अमले की संख्या भी कम है। संदीप जी, आपकी 2-3 वाक्यों में राय। जी बिल्कुल, 75% मुआवजा राशि सोयाबीन की कमलनाथ जी की समय की बकाया है, 33% शिवराज जी की बकाया है। इसके अलावा घर गिरते हैं और घरों में आगी लग जाती है, गाय मर जाती है। मेरी खुद की स्वयं की गाय का आदेश 30,000 रुपए का दिया था। अगर कहीं कमी होती है तो संदीप जी, किसान संघों को काम करना चाहिए जो किसानों के बीच में काम करते हैं। समय कम है, चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। केदार जी आपका बहुत धन्यवाद, राधाराम त्रिपाठी जी आपका भी धन्यवाद, संदीप जी आपका भी, और डॉक्टर राहुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को हम बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू हुई है। बेमौसम बारिश ने नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी अच्छी खबर यह कि सरकार ने बड़े पैमाने पर धान की खरीदी की है, इसलिए किसानों को नुकसान नहीं होगा, सरकार को नुकसान है, लेकिन राष्ट्रीय नुकसान तो है, क्योंकि अगर फसल धान की गीली हो रही है, बेकार हो रही है, तो वो नुकसान हो रहा है किसानों का नहीं लेकिन सरकार का। मध्य प्रदेश में बारिश मावठे के रूप में गिरी है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। सरकार ने आदेश दे दिए कि उसका एक तरह से मूल्यांकन किया जाए कि नुकसान कितना हुआ। तो कह सकते हैं कि सरकार भी सतर्क है, किसान भी सतर्क है। उम्मीद करते हैं कि ऊपर से आफत की बारिश कम हो ताकि मुआवजा भी जल्दी मिले और दिक्कतें भी कम हो। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।